कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक रिटायर्ड सोल्जर से होती है जो युद्ध के दौरान अपने साथियों को खोने के गहरे दुख और तनाव से जूझ रहा था। वो हर एक दिन अपने अतीत की यादों में खोया रहता और खुद को दोषी ठहराता कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं सका। ये दर्द इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी जान लेने का भी फैसला कर लेता है। जॉन रिवॉल्वर में गोलियां भरता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें दौड़ने लगती है। वो सोचता है कि अगर वो मर गया तो शायद ये दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत उसे ऐसा करने से रोक देती है। दोस्तों, उसकी ये कोशिश असफल होती है। वो गुस्से और निराशा में अपनी रिवॉल्वर को दीवार पर फेंक देता है। अपनी जान लेने में असफल होने के बाद जॉन खुद को शांत करने के लिए शराब खरीदने ग्रोसरी स्टोर जाता है। वो चुपचाप अपनी शॉपिंग करता है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और अकेलापन साफ झलक रहा था। जैसे वो सामान लेकर बाहर निकलने की सोच रहा होता है, अचानक दो हथियारबंद लुटेरे स्टोर में घुस आते हैं। वो चिल्लाते हुए स्टोर मालिक से पैसे लूटने लगते हैं। जॉन इस पूरे हंगामे से बेफिक्र रहता है। वो अपने सामान को देखने में व्यस्त था, मानो कुछ हुआ ही ना हो यहाँ पर। तभी एक लुटेरा उसकी ओर बंदूक तानता है और धमकी देता है कि वो तुरंत वहाँ से चला जाए, लेकिन जॉन पीछे हटने की बजाय पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है। वो लुटेरे को देखकर कहता है, अगर गोली चलानी है तो मेरे सिर पर चलाना, ताकि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। लुटेरा समझ जाता है कि ये इंसान नॉर्मल नहीं है। उन्हें लगता है कि वो साइको है, लेकिन जॉन का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो अचानक लुटेरे के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। दूसरा लुटेरा चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे भी काबू कर लेता है। अपने भयानक अतीत को याद करते हुए जॉन लुटेरों को मारने के बजाय उन्हें छोड़ देता है। वो स्टोर के मालिक को लुटेरों से छीने गए पैसे लौटाता है। इसके बाद वो अपने लिए शराब खरीदता है और चुपचाप घर लौट आता है। घर लौटने के बाद जॉन की मानसिक हालत और खराब हो जाती है। वो अकेले अपने घर में बैठा रहता है और अपने अतीत की यादों में खो जाता है। उसे अपने दोस्तों की मुस्कान और उनकी यादें आती हैं। वो खुद को उन यादों से बाहर निकालने के लिए घंटों तक एक्सरसाइज करता है, लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश क्यों ना करे, उसका दिल और दिमाग शांत होता ही नहीं। अगले दिन उसकी बहन सिंडी उससे मिलने आती है। वो नाराज होती है और शिकायत करती है। वो कहती है, मैं कई दिनों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं? जॉन सिर झुकाए सुनता रहता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। सिंडी उसे बताती है कि वो जल्दी ब्राजील जा रही है। वो कहती है, मैंने फैसला किया है कि मैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोगों की मदद करूंगी। उन्हें हमारी जरूरत है। जॉन उसे शुभकामनाएं देता है, लेकिन वो खुद को बहुत थका हुआ और भावनात्मक रूप से टूट चुका हो महसूस करता है। अगली सुबह जब जॉन गहरी नींद में होता है तो सिंडी उसे अलविदा कहे बिना चुपचाप ब्राजील के लिए रवाना हो जाती है। जॉन जब जागता है तो उसे पता चलता है कि सिंडी जा चुकी है। वो सोचता है कि शायद सिंडी का जाना उसके लिए सही होगा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। कहानी अब ब्राजील के स्लम्स में पहुंचती है। यहाँ का माहौल अपराध से भरा हुआ था। ड्रग्स, किडनैपिंग और मर्डर जैसी घटनाएं इतनी आम हो चुकी थी कि पुलिस भी इसे रोकने में असफल है। बताया जाता है कि इन अपराधों के पीछे जापानी गैंगस्टर्स का हाथ है, जो जापान से अवैध रूप से ब्राजील आए थे। ये गैंगस्टर्स स्थानीय युवाओं को अपने अवैध कामों में शामिल कर रहे होते हैं। ड्रग्स और हिंसा से यहाँ की जिंदगियां बर्बाद हो रही है। लोग डर के मारे अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते। एक दिन दो पुलिस ऑफिसर इलाके में गश्त लगा रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आता है और कटरीना नाम की ऑफिसर को बताता है, समुद्र किनारे एक औरत बेहोश पड़ी है। उसे लोकल लोगों ने पीट पीट कर मरने के लिए छोड़ दिया है। कैटरीना तुरंत मौके पर पहुंचती है और देखती है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सिंडी है। उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। कैटरीना बिना समय गवाए एम्बुलेंस बुलाती है और सिंडी को अस्पताल ले जाया जाता है। ये खबर तेजी से फैलती है और दो और पुलिस ऑफिसर थियागो और कार्लो तक पहुंच जाती है। वो अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं और एम्बेसडर रेडली को घटना की जानकारी देते हैं। रेडली तुरंत जॉन को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि उसकी बहन सिंडी पर हमला हुआ है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। ये खबर सुनते ही जॉन तनाव में आ जाता है। वो तुरंत ब्राजील जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो अपनी बहन को इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। वहीं दूसरी ओर ब्राजील में कैटरीना, थियागो और कार्लो इस मामले की जांच करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी गवाही देने के लिए आगे नहीं आता। लोगों में इतना डर बैठा हुआ था कि वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे थे। कैटरीना एक अनोखी तरकीब अपनाती है। वो इलाके के लोगों को फ्री में बियर बांटती है ताकि कोई मदद के लिए आगे आए, लेकिन थियागो इस पर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये गंदी नाली के कीड़े एक बियर की बोतल के बदले अपना मुंह नहीं खोलने वाले। इसी बीच थियागो एक क्रिमिनल को पकड़ता है जो अवैध हथियार बेच रहा था। जैसे ही वो उसे गिरफ्तार करता है, इलाके के गैंगस्टर्स उसे घेर लेते हैं। थियागो मामला सुलझाने के लिए गैंग के बॉस के साथ एक डील करता है। वो कहता है, अगर तुम्हारा सबसे ताकतवर आदमी मेरे दोस्त कार्लो को हरा देता है तो हम यहाँ से चले
चले जाएंगे, लेकिन अगर कार्लो जीतता है तो तुम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल नहीं दोगे। थियागो की शर्त पर गैंग के सबसे ताकतवर आदमी और पुलिस ऑफिसर कार्लो के बीच फाइट शुरू होती है। गैंग का आदमी कार्लो को हराने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी ताकत और चालाकी से कार्लो पर वार करता है, लेकिन कार्लो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और अनुभवी था। फाइट के दौरान कार्लो उसे पूरी तरह से दबा देता है और अंत में उसे बुरी तरह घायल कर देता है। गैंग का आदमी हार मानने पर मजबूर हो जाता है। कार्लो के इस प्रदर्शन से गैंगस्टर्स का हौसला टूट जाता है। थियागो गैंगस्टर्स को चेतावनी देते हुए कहता है, अब से ये इलाका पुलिस की निगरानी में रहेगा। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जांच कर सकता हूँ। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गैंगस्टर्स मजबूर होकर वहाँ से हट जाते हैं। दूसरी ओर जॉन ब्राजील पहुँचता है, जहाँ एम्बेसडर रेडली उसे रिसीव करता है। रेडली जॉन को तुरंत अस्पताल ले जाता है, जहाँ सिंडी का इलाज चल रहा होता है। डॉक्टर बताता है कि सिंडी कोमा में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। जॉन इस खबर को सुनकर टूट जाता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए सिंडी को बचाने की ठान लेता है। अस्पताल में उसकी मुलाकात थियागो से होती है, जो इस मामले की जांच कर रहा होता है। जॉन उससे सवाल करता है, मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ क्यों? वो तो सिर्फ गरीबों की मदद कर रही थी। थियागो उसे जवाब देता है, ये इलाका गैंगस्टर्स और अपराधियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ जो भी इनसे उलझता है उसकी हालत ऐसे ही होती है। थियागो जॉन को क्राइम सीन पर ले जाने का फैसला करता है ताकि वो सारी स्थिति को समझ सके। जॉन और थियागो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। वहाँ का दृश्य देखकर जॉन सन्न रह जाता है। जगह पूरी तरह से अपराधियों, गैंगस्टर्स और अवैध कामों से लिप्त था। जॉन की मुलाकात कैटरीना से होती है, जो वहाँ की स्थिति पर नजर रख रही थी। वो बातचीत कर ही रहे होते हैं कि अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। जॉन को लगता है कि ये गोली चलने की आवाज है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है और कैटरीना से रिवॉल्वर मांगता है। जॉन रिवॉल्वर लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि ये आवाज गोली की नहीं बल्कि एक कार की थी। जॉन थोड़ी मुस्कान के साथ रिवॉल्वर नीचे करता है। गैंगस्टर्स जॉन को बंदूक के साथ देकर भड़क जाते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं, लेकिन थियागो उन्हें शांत करता है और कहता है कि वो सिर्फ क्राइम सीन की जांच कर रहे हैं। जॉन स्थिति को समझते हुए उन गैंगस्टर्स से माफी मांगता है। वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मानसिक तनाव में हूँ। कैटरीना जॉन को क्राइम सीन के बाकी हिस्सों को दिखाने ले जाती है। जॉन क्राइम सीन देखकर समझ जाता है कि यहाँ गवाहों को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई भी सामने आकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। जब जॉन वापस अस्पताल लौटता है तो देखता है कि एक नर्स सिंडी की दवा में कुछ मिला रही थी। जॉन को शक हो जाता है और वो तुरंत वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है नर्स गायब हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद सिंडी को अजीब तरह के दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर्स उसकी जांच करते हैं और बताते हैं कि उसे जहर दिया गया है। जॉन ये सुनकर बेहद गुस्सा हो जाता है। जॉन को पता चलता है कि अस्पताल में कोई जापानी नर्स काम करती है। वो समझ जाता है कि सिंडी की जान को यहाँ बहुत खतरा है। थियागो तुरंत सिंडी की सुरक्षा के लिए गार्ड्स तैनात कर देता है। अगले दिन जॉन फिर से क्राइम सीन पर लौटता है। वो कुछ लड़कों के एक ग्रुप को देखता है जो वहाँ ड्रग्स ले रहे थे। जॉन उन लड़कों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बोलते। तभी कूका नाम का एक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जॉन उसे पकड़ लेता है और सिंडी की तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? जॉन देखता है कि कूका ने सिंडी का नेकलेस पहना हुआ है। जब कूका जवाब नहीं देता तो जॉन गुस्से में उसे जोर का पंच मारता है। जॉन का हमला देखकर कूका के साथी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जॉन अपनी ताकत और युद्ध के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जॉन कूका से सख्ती से पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि सिंडी ने खुद कूका को वो खुद नेकलेस दिया था। कूका बताता है कि उसकी बहन जो सिंडी के साथ काम करती थी कुछ समय पहले लापता हो गई थी। सिंडी ने उसे सांत्वना देने के लिए वो नेकलेस दिया था। जॉन अपनी गलती का एहसास करते हुए कूका से माफी मांगता है। इसके बाद कूका जॉन को सिंडी की डायरी देता है और कहता है कि ये डायरी पढ़ने से उसे मदद मिल सकती है। जॉन डायरी को ध्यान से पढ़ता है। डायरी के एक फटे हुए पन्ने को देखकर वो उस पर कार्बन पेपर रगड़ता है। धीरे धीरे एक फोन नंबर दिखने लगता है। जॉन उस नंबर पर कॉल करता है। दूसरी ओर फोन उठाने वाला एक फोटोग्राफर ब्रूनो है। जॉन उससे मिलने की बात करता है। ब्रूनो तुरंत राजी भी हो जाता है। जब जॉन ब्रूनो से मिलता है तो उसे पता चलता है कि सिंडी ने ब्रूनो से एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की तस्वीर खींचने को कहा था। ये मीटिंग एक बड़े स्मगलर के साथ थी जो लड़कियों की तस्करी करता था। ब्रूनो जॉन को बताता है कि सिंडी ने उसे विशेष रूप से कहा था कि वो इस मीटिंग की हर डिटेल कैमरे में कैद करे, लेकिन वो डर के कारण जॉन को तस्वीर देने से मना कर देता है। जॉन ध्यान देता है कि ब्रूनो के पास एक पेन ड्राइव है। वो गले मिलने का बहाना करता है और चुपके से पेन ड्राइव चुरा लेता है। जैसे ही ब्रूनो अपने कार में बैठता है अचानक एक जोरदार धमाका होता है। ब्रूनो की कार में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है।
जॉन ये देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ खड़ा होकर जॉन देखता है कि वो जापानी नर्स जिसे उसने अस्पताल में देखा था घटना स्थल के पास खड़ी है। उसे देखकर जॉन का शक यकीन में बदल जाता है। जॉन तुरंत उसका पीछा करता है। नर्स जॉन से बचने के लिए भीड़ भाड़ इलाके में घुस जाती है। जॉन उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो फुर्ती से वहाँ से निकल जाती है। गुस्से में जॉन वापस एम्बेसी लौटता है। वहाँ वो पेन ड्राइव खोलता है। पेन ड्राइव में एक आदमी की फोटो होती है जो अक्सर सिंडी के साथ देखा गया था। फोटो में एक कार की खिड़की पर एक क्लब का नाम लिखा होता है। जॉन तुरंत उस क्लब का तलाश करने का फैसला करता है। फोटो से मिले सुराग के आधार पर जॉन उस क्लब में पहुंचता है। क्लब में तेज संगीत और चमकती रोशनी के बीच जॉन चारों ओर देखता है। वो देखता है कि एक आदमी जिसे फोटो में सिंडी के साथ दिखाया गया था हाथ में एक बैग लेकर बाथरूम की ओर जा रहा था। जॉन बिना समय गवाए उसका पीछा करता है। जैसे ही वो बाथरूम के पास पहुंचता है सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जॉन मौका देकर गार्ड को मार गिराता है और बाथरूम में घुस जाता है। अंदर जॉन की मुलाकात लीमा नाम की एक स्मगलर से होती है। जॉन उस पर चिल्लाते हुए पूछता है मेरी बहन सिंडी कहाँ है और उसके साथ हुआ क्या। लीमा डर के मारे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जॉन का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो लीमा को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। आखिरकार लीमा टूट जाता है। वो बताता है कि सिंडी उससे मिलने आई थी क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि लीमा अवैध काम करता है। लीमा ये भी बताता है कि सिंडी को उसके क्लाइंट ने देख लिया था। वही आदमी इस हमले का मास्टरमाइंड है। वो जॉन को उस आदमी का पता देता है। जॉन उसे चेतावनी देता है अगर ये जानकारी गलत निकली बेटा तो तेरी तो खैर नहीं। दूसरी ओर त्यागो अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है। वो ड्रग माफिया और गैंगस्टर्स के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की योजना बनाता है। उधर जॉन लीमा द्वारा दिए गए पते पर पहुंचता है। यह जगह अवैध गतिविधियों का केंद्र थी। वहाँ जॉन को वो जापानी नर्स दिखती है जिसने अस्पताल में सिंडी को मारने की कोशिश की थी। वो नर्स तुरंत हिरीमोटो को खबर देती है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। हिरीमोटो अपने गैंगस्टर्स को आदेश देता है कि जॉन को खत्म कर दिया जाए। इसी बीच जॉन उस जगह पर बंद लड़कियों को देखता है। वो ये देखकर गुस्से से भर जाता है और उनकी मदद करने की योजना बनाता है। जॉन की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे पहचान लेता है। वो कूका की बहन मारिया होती है जो काफी समय से लापता थी। जॉन जल्दी से उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच गैंगस्टर में से एक आदमी पीछे से जॉन का गला काटने की कोशिश करता है लेकिन जॉन सतर्क रहता है। वो तुरंत पलटकर अपने बैग से उसे मारकर बेहोश कर देता है। जॉन धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां लड़कियों को बंद किया गया था। वो लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है। उधर थियागो और उसकी टीम गैंगस्टर्स पर छापेमारी कर रही होती है। एक पुलिस ऑफिसर दो संदिग्ध लोगों को पकड़ लेता है। वो दोनों लड़कियों का किडनैप कर रहे थे। ऑफिसर एक सस्पेक्ट को मार देता है और दूसरे जापानी आदमी को गिरफ्तार कर लेता है। त्यागो पूछताछ के बहाने उस जापानी आदमी पर बंदूक तानता है लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। त्यागो खुद एक धोखेबाज निकलता है। वो अपनी साथी पुलिस ऑफिसर को मार देता है और उस जापानी आदमी को बचा लेता है। त्यागो उसे बताता है कि अब से हमारी सुरक्षा के बदले मिलने वाली रकम दोगुनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जॉन को जब समझ में आता है कि सिंडी पर हुआ हमला केवल एक हादसा नहीं था, ये एक गहरी साजिश थी जिसमें त्यागो भी शामिल था। त्यागो का फोन बजता है। फोन पर वही जापानी नर्स होती है जो उसे बताती है कि त्यागो को उसके काम के पैसे पोर्ट पर मिलेंगे। फोन रखने के बाद वो नर्स हिरामोटो को फोन करती है। वो हिरीमोटो को बताती है कि जॉन ब्राजील में पहुंच चुका है और उनका मिशन खतरे में पड़ सकता है। हिरीमोटो गुस्से से भर जाता है और तुरंत आदेश देता है कि सभी लड़कियों को छुपा दिया जाए और जॉन को खत्म करने के लिए एक मजबूत योजना बनाओ। हिरीमोटो को ये भी पता चलता है कि लीमा ने वो सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज खो दिए हैं जो जॉन के हाथ लगने पर उनके अवैध कारोबार का पर्दाफाश कर सकते थे। गुस्से में वो लीमा को अपने कटाना तलवार से काट डालता है। दूसरी ओर जॉन को घेरने के लिए गैंगस्टर्स हमला करना शुरू कर देते हैं। जॉन अपनी कुशलता और ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सभी को हरा देता है। अंत में जॉन का सामना हिरीमोटो, त्यागो और कार्लो से होता है। ये तीनों मिलकर जॉन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हिरीमोटो अपनी कटाना से जॉन पर हमला करता है। जॉन मेटल पाइप का सहारा लेकर खुद को कटाना के वार से बचाता है। ये लड़ाई बेहद घातक और खतरनाक होती है। हिरीमोटो और जॉन आमने सामने होते हैं। जॉन अपनी रणनीति और ताकत का इस्तेमाल करते हुए हिरीमोटो को हराने में सफल होता है। वो उसे गोलियों से भून देता है। इसके बाद जॉन त्यागो की ओर बढ़ता है जो अब मरने की कगार पर था। त्यागो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए जॉन को एक ट्रेन स्टेशन के लॉकर की चाबी देता है। वो जॉन को बताता है कि लॉकर में उन सभी लोगों की जानकारी है जो हिरीमोटो के अवैध कारोबार में शामिल थे। त्यागो अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, मैंने ये सब अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए किया था। त्यागो जॉन से अनुरोध करता है कि मुझे मार दो, लेकिन जॉन उसे गन और एक गोली देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि त्यागो ने आत्महत्या कर ली। जल्दी पुलिस वहां पर पहुंचती है। वो अगवा की गई सभी लड़कियों को छुड़ा
लेते हैं, जिनमें कूका की बहन मारिया भी शामिल थी। अगले दिन जॉन अस्पताल में अपनी बहन सिंडी से मिलने आता है। डॉक्टर बताते हैं कि सिंडी की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लगेगा। जॉन सिंडी के बगल में बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार करता है। बाद में जॉन एम्बेसडर रेडली से मिलता है। रेडली उसे एक बड़ा ऑफर देता है। वो कहता है सरकार चाहती है कि तुम उनके लिए काम करो। ये काम खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बहन सिंडी के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ये मेरा वादा है। जॉन पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो सिंडी के इलाज का वादा सुनता है तो वो इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है। रेडली जॉन को उसके पहले मिशन की फाइल सौंपता है। फाइल में एक नई चुनौती और एक खतरनाक मिशन का जिक्र होता है। जॉन फाइल को पढ़ते हुए सोचता है कि उसने एक नई लड़ाई की ओर कदम बढ़ा लिया है। जॉन का सफर यहीं खत्म होता है। उसके सामने अब नई चुनौतियां हैं, लेकिन वो अपने अतीत की गलतियों को सुधारने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। ये कहानी न केवल जॉन के साहस और दृढ़ता की है, बल्कि ये बताती है कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकता है। क्या जॉन अपने अगले मिशन में सफल होगा? क्या वो अपनी बहन को पूरी तरह ठीक होते हुए देख पाएगा? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।